हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ बहुत बढ़िया होंगे, मज़े में होंगे और अपनी पढ़ाई में लगे हुए होंगे, है ना। क्योंकि आपको पता है हमारे एग्जाम्स बोर्ड के इस बार 15 फैब के बाद कभी भी हो सकते हैं आपके। कहा जा रहा है शायद 18 से होंगे या मतलब 15 के बाद आपकी डेट शीट जो है मान के चलिए फैब में ही आपके एग्जाम्स हैं और डेट शीट कभी भी आएगी, तो 15 के बाद कभी भी हो सकते हैं। तो आपके पास बहुत कम टाइम बचा है और जिन बच्चों को लगता है कि अभी उनकी प्रिपरेशन जो है वो बहुत बेटर नहीं हो पाई है, तो उनको थोड़ा सा मेहनत और करनी है और फोकस अपने उन चीज़ों पे ज़्यादा करिए जो आपको बहुत बेटर आते हैं, और जो नहीं आते हैं उनको उनमें वो पॉइंट्स देखिए जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है बोर्ड पॉइंट ऑफ व्यू से। ठीक है, चलिए। तो आज बहुत टाइम बाद मैंने सोचा कि चलिए आज एक और वीडियो बनाई जाए। थोड़ा सा मैं बिजी चल रही थी तो मैं वीडियो नहीं बना पा रही थी, और आज एक नए टॉपिक के साथ हेरिडिटी एंड वेरिएशन आपका एक नया टॉपिक है बायो का। एक नया आपका चैप्टर है जिसमें कि हेरिडिटी एंड वेरिएशन अगर हम देखें, हेरिडिटी एंड इवोल्यूशन एक्चुअल में है। मैंने इसको वेरिएशन क्यों लिखा, इसका कारण ये है कि इवोल्यूशन हमारा जो टॉपिक है वो आपका हट गया है ना। इवोल्यूशन आपका जो टॉपिक है वो ओमिटेड हो गया है 10th बोर्ड के एग्जाम्स में। पर मैं बनाऊंगी यहाँ पे वीडियोस इवोल्यूशन से रिलेटेड भी, मैं पूरा चैप्टर कवर करूंगी। अभी मैं आपको हेरिडिटी और वेरिएशन से रिलेटेड चीज़ों के बारे में ही बताऊंगी, और इसके बाद कोई वीडियो जो भी आएंगी मेरी वो इवोल्यूशन से रिलेटेड भी होगा। ठीक है, तो सबसे पहले तो बहुत बहुत थैंक्स मुझे उन बच्चों का और उन मेरे स्टूडेंट्स का जो मुझे इतना मोटिवेट करते हैं। बहुत मोटिवेशन मुझे मिलता है, और मतलब बहुत बिजी होने के बाद भी मैं सोचती हूँ कि नहीं, अगर मेरे को 2 बच्चे भी 4 बच्चे भी ये कहते हैं ना कि मैम आपकी वीडियो से हमको बहुत बेनिफिट मिला और हमने जो है उससे मतलब बहुत अच्छे से हमने क्वेश्चंस उस वीडियो को देखने के बाद कर पाए हम, तो वो एक जो बहुत अच्छे से मतलब मुझे एक मोटिवेशन और साथ साथ एक वो जो खुशी मिलती है ना, वो शायद मैं शब्दों में नहीं बता पाऊंगी। तो थैंक्स टू ऑल माय स्टूडेंट्स हु मोटिवेट्स मी एंड एनकरेज मी टू मेक मोर वीडियोस। तो अब एक नई वीडियो के साथ चलिए स्टार्ट करते हैं, हेरिडिटी एंड वेरिएशन। तो बेटा आपको यहाँ 2 टर्म्स दिखाई दे रही हैं और दोनों ही टर्म्स बहुत इंपॉर्टेंट टर्म्स हैं। हेरिडिटी एंड वेरिएशन क्या होता है, सबसे पहले तो किसी भी चैप्टर को जब आप स्टार्ट करते हो, स्टार्ट करने से पहले जो चैप्टर का नाम है उसका मतलब आपको पता होना चाहिए। ठीक है, तो हेरिडिटी से हम बात करते हैं। हेरिडिटी का मतलब क्या होता है, हेरिडिटी का मतलब होता है ट्रांसमिशन ऑफ ट्रेट, ट्रांसमिशन ऑफ ट्रेट्स फ्रॉम फ्रॉम पेरेंट्स टू ऑफस्प्रिंग, फ्रॉम पेरेंट्स टू ऑफस्प्रिंग। ऑफस्प्रिंग से मतलब नेक्स्ट जनरेशन, या हम नेक्स्ट जनरेशन जो होती है वो ऑफस्प्रिंग कहलाती है, प्रोजेनी भी कह सकते हैं हम। और ट्रेट्स मतलब क्या होता है, फीचर्स होते हैं। ट्रेट्स मतलब जैसे कि आपकी आंखें हैं, आंखों का रंग हो गया, आपके स्किन का कलर, ये सब आपके ट्रेट्स हैं, फीचर्स हैं। किसी के बाल काले हैं, किसी के बाल ब्राउन हैं, किसी के कर्ली हैं, किसी के स्ट्रेट हैं, तो ये सब फीचर्स हैं। ठीक है, तो ट्रांसमिशन ऑफ ट्रेट फ्रॉम पेरेंट्स टू ऑफ स्प्रिंग, इसको कहते हैं हम हेरिडिटी। हेरिडिटी और एक और टर्म आती है इनहेरिटेंस। दोनों में बहुत ज्यादा अंतर नहीं है, दोनों बेसिकली एक ही जैसी टर्म समझी जाती है, लेकिन बस इतना जान लीजिए हेरिडिटी जो है, इनहेरिटेंस क्या है, एक पैटर्न, एक प्रोसेस है, और हेरिडिटी एक पैटर्न है, मतलब जो कि आप कह सकते हैं हेरिडिटी कोई एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन में जो ट्रेड्स जा रहे हैं वो इनहेरिट हो रहे हैं, ट्रांसमिट हो रहे हैं। ठीक है, और वही चीज जब कई जनरेशन तक फॉलो हो रही है तो उसे हम उसका हेरिडिटी ट्रेड्स कह सकते हैं, उसका वो फीचर है। तो एक तरीके से ये एक पैटर्न है जो कई जनरेशन तक चल रहा है, और इनहेरिटेंस जो है वो एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन में जो ट्रेड जा रहा है उसको हम इनहेरिटेंस कह रहे हैं। ठीक है, अब आप ये देखिए, ये तो हमें समझ में आया कि हेरिडिटी का मतलब क्या है, ट्रांसमिशन ऑफ ट्रेट फ्रॉम पेरेंट्स टू ऑफस्प्रिंग। जैसे कि हमारे अंदर हमारे माता पिता के कुछ अच्छे लक्षण हमारे अंदर आते हैं, हमारे माता पिता के, तो वो उनके ट्रेड्स हमारे अंदर आ गए, उसके लिए फैक्टर मतलब उसके लिए रिस्पॉन्सिबल कौन है, जीन रिस्पॉन्सिबल है। ठीक है, फिर वेरिएशन देखें कि वेरिएशन क्या चीज है। तो वेरिएशन बेटा आपको पता है कि हम ये जानते हैं, वेरिएशन का मतलब होता है चेंज। वेरिएशन का मतलब चेंज। आप इसको ऐसे समझिए कि जैसे आप अपने पेरेंट्स के बिल्कुल रिजेंबल तो करते हैं पर बिल्कुल आइडेंटिकल नहीं है आप अपने पेरेंट्स के, आप अपने पेरेंट्स की कॉपी थोड़ी है बिल्कुल कि कार्बन कॉपी है, आप अपने पेरेंट्स की क्या है, रिजेंबलेंस है।
तो हमारे पेरेंट्स से हमारे अंदर जो ट्रेट आए हैं बिल्कुल एज इट इज नहीं आए हैं, कुछ जगहों पर डीएनए में वेरिएशन हुई है और उसके बाद ये ट्रेट आए हैं। ठीक है, देखो मैं एक चीज बताऊं आपको बेटा, मैंने देखा है कि कुछ बच्चे जो है ना बहुत मतलब इवन वो 12th स्टैंडर्ड तक मेडिकल लेके पहुंच जाते हैं और उनसे बहुत छोटे छोटे बेसिक जो चीज़ें होती हैं वो उनको नहीं पता होती हैं। तो आप ना जब भी किसी चीज़ के को पढ़ते हैं तो बिल्कुल डाउट को उसी टाइम क्लियर कर दीजिए, क्योंकि जब आप उस डाउट को डाउट रहने देंगे ना तो वो डाउट आगे हर क्लास में बढ़ता चला जाएगा और एक टाइम आएगा कि आपका पूरा का पूरा एक टॉपिक ही आपको समझ नहीं आया, क्योंकि आपने उसको छोटे लेवल पे ही छोड़ दिया। ठीक है, तो ऐसा मत कीजिए। जैसे आप देखिए वेरिएशन हो रही है तो किस वजह से हो रही है, अब आपसे क्वेश्चन आता है वेरिएशन क्यों हो रही है, ये चेंज क्यों हो रहा है, तो ये सारी चीज हम पढ़ेंगे इसमें कि ये चेंज जो आ रहा है ये क्यों आ रहा है। डीएनए में कॉपी, जब डीएनए देखो डीएनए होता है न्यूक्लियस के अंदर। अब कई बच्चे जो है मुझे बताना डीएनए की फुल फॉर्म और डीएनए पे क्या चार्ज होता है, ये दो क्वेश्चन आपके लिए होमवर्क है। ठीक है, डीएनए की फुल फॉर्म और डीएनए पे कौन सा चार्ज होता है। ठीक है, तो डीएनए जो है आपका वो न्यूक्लियस के अंदर है। अब ये डीएनए क्या करता है, ये डीएनए अपने जैसा ही एक और डीएनए बनाता है, कॉपी करता है। जब सेल को डिवाइड होना होता है उस प्रोसेस को क्या कहते हैं, उस प्रोसेस को कहते हैं रेप्लिकेशन। उस प्रोसेस को क्या कहते हैं बेटा, रेप्लिकेशन। अब जब ये रेप्लिकेशन करता है डीएनए तो बिल्कुल एक्यूरेट रेप्लिकेशन नहीं हो पाती। कई बार क्या होगा, अगर उसमें कोई एरर आ जाती है, एरर का मतलब कोई म्यूटेशन हो गई, किसी वजह से डीएनए अपने रेप्लिकेशन को पूरी तरीके से सही नहीं कर पाता है, एक्यूरेसी नहीं होती है, तो इसमें कुछ ना कुछ चेंजेस होंगे और वही चेंजेस क्या कहला रहे हैं, आपके वेरिएशन कहला रही हैं। ठीक है, तो आपके डीएनए कॉपिंग के टाइम जो एरर आ रही है उससे ही चेंजेस आते हैं और वो चेंजेस वेरिएशन कहलाते हैं और वेरिएशन की वजह से ही आप जो है वो क्या कहते हैं, आपके जो पेरेंट्स हैं उनसे आप अलग दिखाई देते हैं। एक आपको मैं बात बताऊं, डीएनए जो होता है हम सभी का, जितने भी लिविंग ऑर्गेनिजम्स आपको दिख रही हैं सब में, जैसे हम ह्यूमंस हैं 99.9% डीएनए सबका सिमिलर होता है। मतलब 99.9% डीएनए हम सबका एक जैसा है, सिर्फ डिफरेंस कितना है 0.1% का, और उस 0.1% के डिफरेंस की वजह से ही हम सब बिल्कुल अलग दिखाई देते हैं। तो देखो कितना नेचर का कमाल है कि सिर्फ 0.1% की वजह से हम सब बिल्कुल अलग दिखाई दे रहे हैं। ठीक है, तो अगर मेरे को हेरिडिटी जेनेटिक्स बहुत अच्छा लगता है पढ़ाने में और इसमें इतने मतलब ऐसी ऐसी चीज़ें हैं जिनको पढ़ के हमको हैरानी होगी कि आज तक मेडिकल साइंस ने बहुत, हम कहते हैं कि प्रोग्रेस कर ली है, फिर भी बहुत सारे जीन्स हैं ऐसे जिनके फंक्शंस हमको आज तक नहीं पता, अननोन है। कितनी सारी डिजीज़ हैं ऐसी जिनका क्योर अभी तक नहीं हो पाया है, और कितने सारे ऐसे हमारे अभी हम पढ़ेंगे आगे कि इस तरीके के हमारे कोड होते हैं जो हमें यही नहीं पता कि वो कुछ तो होते हैं जो प्रोटीन्स फॉर्मेशन करें, कुछ क्या क्या फंक्शन है, क्यों है हमारी बॉडी में, हमें बिल्कुल उसका आइडिया नहीं है, अभी तक भी इस पर रिसर्च चल रही है। तो आपके लिए अभी आप ये सोचो कि मेडिकल लाइन में कितना कुछ होना अभी बाकी है, बहुत कुछ होना अभी बाकी है। ठीक है, चलिए अब हम ये देखते हैं हेरिडिटी एंड वेरिएशन हमको समझ में आया है। अब इसमें हम बेसिक बातें थोड़ी सी देखेंगे कि क्या होती हैं। तो सबसे पहले जो हम बात करते हैं बेटा कि ये हेरिडिटी एंड वेरिएशन, या हम जो बात कर रहे हैं कि हेरिडिटी का या हम जीन्स की जो बात कर रहे हैं, तो ये बायो के किस मतलब आपकी ब्रांच में आता है। तो बायो की एक ब्रांच है जिसे हम बोलते हैं जेनेटिक्स। जेनेटिक्स एक बायोलॉजी की ब्रांच है जिसमें हम क्या करते हैं, स्टडी करते हैं। किस चीज की स्टडी करते हैं, स्टडी ऑफ इनहेरिटेंस। इनहेरिटेंस किसका, कौन सी चीज इनहेरिटेंस हो रही है, जीन्स इनहेरिटेंस हो रही हैं। तो जीन्स जो इनहेरिट हो रहे हैं उसकी स्टडी करते हैं, स्टडी ऑफ इनहेरिटेंस ऑफ जीन्स। ठीक है, एंड देयर ट्रेट, जो उनके ट्रेट हैं या जीन्स हैं वो जो आपके इनहेरिट हो रहे हैं उसकी स्टडी हम जेनेटिक्स में करते हैं। ठीक है, और आपके जेनेटिक्स की बात जब आती है तो फिर फादर ऑफ जेनेटिक्स की भी बात आएगी। फादर ऑफ जेनेटिक्स कौन है, फादर ऑफ जेनेटिक्स हमारे पास आते हैं आपके ग्रिगर जॉन मेंडल। मेंडल की बात आती है, मेंडल जो है वो हमारे फादर ऑफ जेनेटिक्स कहलाते हैं। और आपको सोच के हैरानी होगी कि मेंडल जो है वो एक मैथमेटिशियन थे। मेंडल एक मैथमेटिशियन होने के बावजूद उन्होंने
क्या किया, उन्होंने बायो के फील्ड में एक रिवोल्यूशन ला दिया और इन्होंने बायो के फील्ड में अपनी मैथ्स के फॉर्मूले लगा के और इस तरीके की रेशियोज हमको दी थी, जो कि एक बहुत ही मतलब मेंडल का जो काम था बहुत सराहनीय काम था। लेकिन आपको पता है ना, आज भी क्या होता है, मैथ्स और बायो के आपस में रहती है कि भाई मैथ्स वाले स्टूडेंट्स कहते हैं अरे बायो क्या, बायो तो रटने की चीज है, ठीक है। और बायो वाले स्टूडेंट्स जो वो कुछ चीज़ों में कंसेप्ट पढ़ते हैं, कुछ साइंटिफिक नेम जो होते हैं वो, तो फिर वो कहते हैं अरे मैथ्स वालों को कि अरे फॉर्मूले। बेटा देखो, मैथ्स हो, बायो हो, इंग्लिश हो, हिंदी हो, कोई भी सब्जेक्ट हो, हर एक सब्जेक्ट की इंपॉर्टेंस है। अभी आप आगे कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स दोगे तब समझ में आएगा, जब हिंदी नहीं आएगी ना, इतने बड़े लेवल पे हिंदी आती है कि हम सोचते हैं ओहो ये कहाँ से आ गई, इतनी डिफिकल्ट हिंदी हमने आज तक नहीं पढ़ी है, ठीक है। तो मेंडल जो है वो एक मैथमेटिशियन थे और उन्होंने मैथ्स के अपने फॉर्मूले लगा के हमको यहाँ पर रेशियो दी थी। तो अब हम जो बात करने वाले हैं बेटा, वो हम बात करेंगे हमारा जो बोर्ड पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पॉर्टेंट है। देखो करने को तो मैं आपको इस चैप्टर के बिल्कुल डीप में ले जाके बहुत सारी चीजें आपको कराऊं और पढ़ाती जाऊं, लेकिन देखो मेरा मेन मोटिव क्या है, कुछ मेरे ऐसे बच्चे हैं, कुछ मेरे ऐसे स्टूडेंट्स हैं जो मतलब थोड़ा सा नहीं उतना देख पाते या समझ पाते या कई बार क्लास नहीं ले पाते, तो मैं कुछ ऐसी छोटी वीडियोस बनाऊं, फ्रूटफुल वीडियोस होनी चाहिए जिनको आपने 15 मिनट में भी अगर देख लिया ना तो उसमें से 2 क्वेश्चंस तो आपके बोर्ड में आने ही आने। ये मेरा बिल्कुल पक्का आपसे प्रॉमिस है कि इन जो भी मैं वीडियो बनाऊंगी उसमें से आप अगर 20 मिनट की भी बन रही है तो 20 मिनट की वीडियो में आपके 2 क्वेश्चन 3 क्वेश्चन जरूर उसमें आएंगे ही आएंगे, ये आप मान के चलिए, ठीक है। तो चलिए आगे बात करते हैं। मेंडल जो हैं वो फादर ऑफ जेनेटिक्स कहलाते हैं। उन्होंने जी.जे. मेंडल, ग्रिगर जॉन मेंडल पूरा इनका नाम था, जी.जे. मेंडल। तो इन्होंने ये मैथमेटिशियंस थे, लेकिन इनके काम को इतना सराहा नहीं गया था। आप मान के चलिए कि जब इन्होंने अपना हमको लॉ दिए थे ना, तो वो किसी ने भी उसको डाइजेस्ट नहीं किया कि भाई कैसे हो सकता है एक मैथमेटिशियन जो है बायो के फील्ड में इतना काम कर जाए। और उस टाइम जो हमारे पास इतने मीडिया भी नहीं थी उस टाइम पे कि कोई इस तरीके का वो अपनी बात को कह पाते, पब्लिक के सामने ला पाते। तो जितने भी बायोलॉजिस्ट थे वो सब इनके एक्सपेरिमेंट से डिसएग्री कर गए और ये अपनी बात को सबके सामने नहीं ला पाए। और कम से कम आप ये मान लीजिए कि इनकी डेथ के बाद नोबेल प्राइज दिया गया था इनको, लेकिन इनकी जीते जी इनको कुछ भी इस तरीके का मतलब क्या कहते हैं आपका कोई ऐसी इनको सराहनीय नहीं दिया गया था या इनको कोई भी ऐसा बेनिफिट नहीं मिला था। और उसके बाद इन्हीं के काम को दोबारा रीवर्क किया गया था और उसके बाद इन्हीं के काम से आगे जाकर ये प्रूफ हुआ था कि हाँ जो ये कह रहे थे बिल्कुल सही कह रहे थे और बाद में इनको नोबेल प्राइज भी दिया गया था, ठीक है। तो जेनेटिक्स में हमने कहा मेंडल जो है, मेंडल ने एक्चुअल में वर्क किसके ऊपर किया था, ये क्वेश्चन आता है। तो मेंडल ने वर्क किया था आपके गार्डन पी प्लांट पर, गार्डन पी प्लांट पर इन्होंने काम किया था। और 1 नंबर का क्वेश्चन बिल्कुल 100% आना है यहाँ से, गार्डन पी प्लांट का साइंटिफिक नेम पाइसम सटाइवम, 100% क्वेश्चन आएगा, इसको अभी से ही याद कर लो। पाइसम सटाइवम इज द साइंटिफिक नेम ऑफ गार्डन पी प्लांट, ये क्वेश्चन 1 नंबर का आता है, ठीक है। अब दूसरी बात करते हैं, इसके बाद आता है क्वेश्चन जो कि मेंडल ने, देखो जेनेटिक्स की डेफिनेशन भी आती है 1 नंबर में, 1 नंबर में आपका पी प्लांट के साइंटिफिक नेम पूछा जाता है। और अब ये आता है व्हाई डिड मेंडल चूज पी प्लांट, व्हाई डिड मेंडल चूज पी प्लांट, मेंडल ने पी प्लांट को ही क्यों चूज किया था। तो इसमें सबसे पहली बात हमारी जो आती है, मेंडल ने पी प्लांट को क्यों चूज किया, तो ड्यू टू शॉर्ट लाइफ स्पैन, सबसे पहला पॉइंट ये लिखेंगे ड्यू टू शॉर्ट लाइफ स्पैन, कि जो पी प्लांट था उसका जो लाइफ स्पैन था वो बहुत छोटा था। तो अब क्या होता था, लाइफ स्पैन बहुत छोटा होने से ड्यू टू शॉर्ट लाइफ स्पैन रिजल्ट ऑब्टेन्ड वेरी फास्ट, रिजल्ट ऑब्टेन्ड वेरी फास्ट, की बहुत जल्दी रिजल्ट मिल जाते थे। तो इस वजह से पी प्लांट को लिया गया। दूसरा पॉइंट हम क्या बताएंगे, पी प्लांट में, वैसे तो पी प्लांट जो है वो हमारा कैसा है, बायसेक्सुअल है उसमें, लेकिन उसको यूनिसेक्सुअल बनाया गया और उसको इमेस्कुलेशन एक टेक्निक होती है। और इमेस्कुलेशन में क्या करते हैं, जो पॉलन ग्रेन्स होते हैं ना आपके फ्लावर के ऊपर, उसको मैच्योर होने से पहले फोर्सेप्स से निकाल लिया जाता है ताकि उनके अंदर सेल्फ आपका पॉलिनेशन, सेल्फ फर्टिलाइजेशन ना हो सके, तो इसलिए उनको निकाल लिया जाता है।
तो इसको कहते हैं इमैस्कुलेशन। ये भी एक टर्म याद रखना, इमैस्कुलेशन पूछा जाता है। इमैस्कुलेशन, इमैस्कुलेशन का मतलब क्या होता है? रिमूवल ऑफ एंथर, रिमूवल ऑफ एंथर बिफोर मैच्योरिटी, रिमूवल ऑफ एंथर बिफोर मैच्योरिटी। ये आपका क्वेश्चन 1 नंबर में आता है, व्हाट इज इमैस्कुलेशन। अब जब हम किसी फ्लावर के ऊपर से एंथर निकाल लेते हैं मैच्योर होने से पहले, तो उसे इमैस्कुलेशन कहते हैं। फिर उसे एक पेपर होता है या एक क्लॉथ होता है, उससे पूरा कवर कर देते हैं, ठीक है, कवर कर देते हैं कुछ टाइम के लिए, और उसको क्या कहते हैं? उसको कहते हैं बैगिंग, बैगिंग कहते हैं। तो लेकिन आपसे इमैस्कुलेशन पूछा जाता है, ठीक है, तो ये आपको टर्म पता होनी चाहिए, इमैस्कुलेशन क्या होता है। तो अब यहाँ पर दूसरा आता है, पी प्लांट में क्या है? पी प्लांट में, पी प्लांट कैन डू बोथ। क्या हो सकता है यहाँ पे? सेल्फ फर्टिलाइजेशन, सेल्फ एंड क्रॉस दोनों हो सकते हैं। सेल्फ फर्टिलाइजेशन एंड क्रॉस फर्टिलाइजेशन, ये दोनों हो सकते हैं। उसके बाद तीसरी चीज आती है आपका, तीसरी चीज क्या आती है? तीसरी चीज हमारे पास आती है आपकी थर्ड। पी प्लांट के अंदर आपके क्या होगा? पी प्लांट के अंदर आपके जो हैं आपको मोर कॉन्ट्रास्टिंग कैरेक्टर्स मिलते हैं, मोर कॉन्ट्रास्टिंग कैरेक्टर्स, मोर कॉन्ट्रास्टिंग, सॉरी कॉन्ट्रास्टिंग कैरेक्टर्स। कॉन्ट्रास्टिंग कैरेक्टर्स क्या है? अभी मैं 7 कैरेक्टर्स थे, कैरेक्टर्स थे मेंडल के। तो मोर कॉन्ट्रास्टिंग कैरेक्टर, मेंडल ने 7 कॉन्ट्रास्टिंग कैरेक्टर्स दिए थे, और वो सातों के सातों कैरेक्टर आपको बाय हार्ट लर्न होने चाहिए। अभी मैं आपको 7 के 7 कैरेक्टर्स वो बताऊंगी आपको। तो ये भी एक आपका मेंडल ने इस वजह से भी पी प्लांट को लिया था। तो शॉर्ट लाइफ स्पैन की वजह से, सेल्फ फर्टिलाइजेशन, क्रॉस फर्टिलाइजेशन हो गया, मोर कॉन्ट्रास्टिंग कैरेक्टर्स हो गया। तो इस तरीके से आपको पी प्लांट ही क्यों मेंडल ने चूज किया था, ये पॉइंट्स आपको याद होने चाहिए, ठीक है। और एक और लिख लीजिए, इजी टू ग्रो, इजी टू ग्रो, कि हम इसको किसी भी सीजन में ग्रो कर सकते थे, तो इसीलिए ये इजी टू ग्रो था, इस वजह से मेंडल ने पी प्लांट को चूज किया था। क्लियर है ये बात? तो ये सारे पॉइंट्स आपको याद होने चाहिए। उसके बाद आता है कि मेंडल ने पी प्लांट के कितने ट्रेड्स लिए थे, कौन कौन से ट्रेड्स मेंडल ने पी प्लांट के चूज किए थे अपने एक्सपेरिमेंट के लिए। देखो इसमें 7 नंबर आप ये मान के चलो कि मेंडल के लिए ना 7 नंबर बहुत लकी था। क्यों था? क्योंकि जो ये एक्सपेरिमेंट मेंडल ने किया था वो 7 इयर्स तक एक्सपेरिमेंट चला था। क्रोमोसोम जो है उसके, पी प्लांट के क्रोमोसोम नंबर भी 7 है, ठीक है। और मेंडल ने कितने ट्रेड्स लिए थे? मेंडल ने 7 ट्रेड्स लिए थे, क्रोमोसोम नंबर भी हम मान के चले। तो ये 7 7 7 मेंडल के लिए बहुत ज्यादा लकी था, तो इसलिए मेंडल ने 7 ट्रेड्स लिए थे। अब वो 7 ट्रेड्स आपको पता होने चाहिए कौन कौन से हैं। देखो मेंडल ने, हम यहाँ पर ट्रेड लिखते हैं, फिर एक और चीज मुझे इसमें बतानी है। सबसे पहले हमारे पास आते हैं ट्रेड्स, ठीक है, फिर ट्रेड्स में हमारे पास आते हैं डोमिनेंट ट्रेड्स, और फिर ट्रेड्स में हमारे पास आते हैं रिसेसिव ट्रेड। ये मैं अभी आपको बताऊंगी कि डोमिनेंट क्या है और रिसेसिव क्या है। ट्रेड्स में सबसे पहला ट्रेड हमारा क्या होगा? सबसे पहला ट्रेड उसने लिया, मेंडल ने प्लांट हाइट का ट्रेड लिया, प्लांट हाइट। प्लांट हाइट में डोमिनेंट क्या रहा हमारे पास? टॉलनेस डोमिनेंट थी, और ड्वार्फ जो है वो, ड्वार्फनेस जो है वो रिसेसिव थी। फिर दूसरा ट्रेड मेंडल ने लिया, सीड कलर का ट्रेड लिया। सीड कलर में हमारे पास येलो जो है वो डोमिनेंट रहा, और ग्रीन जो है वो रिसेसिव रहा। फिर थर्ड लिया मेंडल ने, सीड शेप ले लो, सीड शेप ले लिया। सीड शेप में हमारे पास जो है राउंड रहा आपका डोमिनेंट, और रिंकल रहा आपका रिसेसिव। फिर उसके बाद मेंडल ने फोर्थ लिया, पोड कलर। पोड कलर में, पोड का मतलब होता है पूरी मटर, और सीड का मतलब होता है मटर का दाना। तो पोड कलर में यहाँ पर ग्रीन आ जाएगा डोमिनेंट, और यहाँ पर येलो आ जाएगा रिसेसिव। फिर मेंडल ने लिया पोड शेप, पोड शेप ले ली। पोड शेप का मतलब, पोड शेप में हमारे पास रहा कंस्ट्रिक्टेड हो गई, मतलब ट्विस्टेड हो गई, और इन्फ्लेंटेड हो गई। कंस्ट्रिक्टेड एंड इन्फ्लेंटेड, ये रही हमारे पास इन्फ्लेंटेड। आप इसको ऐसे लिखिए, कंस्ट्रिक्टेड यहाँ मत लिखिए, यहाँ इन्फ्लेंटेड, यहाँ कंस्ट्रिक्टेड। यहाँ पर आपके पास आएगी इन्फ्लेंटेड, और यहाँ पर आएगी कंस्ट्रिक्टेड, ठीक है, ये हमारे पास हो गई।
उसके बाद मेंडल ने सिक्स्थ लिया, आपका पोर्ट शेप के बाद सिक्स्थ आ गया। सिक्स्थ आता है हमारे पास फ्लावर का कलर। फ्लावर कलर, फ्लावर कलर में आपके पास व्हाइट जो है वो आपका रिसेसिव हो गया, वॉयलेट जो है आपका डोमिनेंट रहा। वॉयलेट कई जगह पर पर्पल भी मिल सकता है आपको, और व्हाइट जो है हमारा रिसेसिव हो गया। और सेवेंथ आपके पास जो था फ्लावर की पोजीशन थी, फ्लावर पोजीशन। फ्लावर पोजीशन में हमारे पास एक्सियल, और एक्सियल के बाद टर्मिनल। टर्मिनल और एक्सियल, टर्मिनल का मतलब एक ही ब्रांच है तो उसके एक्सियल पे निकल आई, एक्सियल हो गई, और एक हमने साइड में फ्लावर आ गए तो वो टर्मिनल हो गई। ठीक है, तो ये 7 के 7 ट्रेड्स मेंडल ने लिए थे, बहुत इंपॉर्टेंट हैं, आपको बिल्कुल बाय हार्ट लर्न होने चाहिए। आप ये मान के चलिए इसमें से 1 नंबर में कुछ भी पूछ लेंगे, 2 नंबर में भी पूछ लेंगे, और 1-2 बार ये पूरा का पूरा टेबल बनाने को ही 3 नंबर में भी आया हुआ है, 3 मार्क्स का भी आया हुआ है। अब देखो इसमें आपको क्या पूछ सकते हैं, आपको कोई भी एमसीक्यू क्वेश्चन आएगा। ठीक है, एमसीक्यू क्वेश्चन आने हमारे, आपको बोलेंगे मेंडल ने इसमें से कौन सा ट्रेड नहीं लिया था, 4 ट्रेड दे देंगे आपको, उसमें से एक हो सकता है नहीं लिया, सीड कलर, सीड शेप, पोर्ट कलर, उसमें से कोई एक एक्स्ट्रा कुछ डाल देंगे। ठीक है, ऐसा क्वेश्चन एमसीक्यू में आया हुआ है। या फिर आपको पूछ लेंगे इसमें से डोमिनेंट ट्रेट कौन सा नहीं है या कौन सा है मेंडल के में रिसेसिव, मतलब एमसीक्यू के क्वेश्चंस में इसमें कई तरीके से क्वेश्चंस बन सकते हैं, तो ये आपको बिल्कुल बाय हार्ट लर्न होना चाहिए। क्लियर है ये बात, ट्रेट, डोमिनेंट एंड रिसेसिव, ये सारी चीजें क्लियर हो गई। चलिए अब हम आगे चलते हैं, नेक्स्ट देखते हैं कि ये मैंने डोमिनेंट और रिसेसिव क्या लिखा हुआ है। तो अब हमारे पास नेक्स्ट आता है डोमिनेंट क्या होता है और रिसेसिव क्या होता है, वो देखते हैं। देखो डोमिनेंट का मतलब क्या है, डोमिनेंट का मतलब है ऐसा ट्रेट जो अपने आप को एक्सप्रेस कर रहा है। हम कह रहे हैं डोमिनेंट क्या है, डोमिनेंट ट्रेट। डोमिनेंट ट्रेट का मतलब दोज ट्रेट्स या दोज जीन, डोमिनेंट ट्रेट मत लिखो, डोमिनेंट जीन लिखो। डोमिनेंट जीन का मतलब दोज जीन विच कैन एक्सप्रेस इटसेल्फ, विच कैन एक्सप्रेस इटसेल्फ, जो अपने आप को एक्सप्रेस कर सके, उसे हम डोमिनेंट कहते हैं। और इसके बदले इसके रिवर्स में क्या हो गया, रिसेसिव। रिसेसिव जीन क्या हुआ, दोज जीन विच कैन नॉट एक्सप्रेस इटसेल्फ, विच कांट एक्सप्रेस इटसेल्फ, जो अपने आप को एक्सप्रेस नहीं कर पाते। अब इसका क्या मतलब है, देखो फॉर एग्जाम्पल आप अपनी फैमिली में कई बार हम देखते हैं किसी मतलब कपल के या कोई आप माता पिता के आईज का कलर जो है वो ब्लैक होता है, और उनका जो बेबी होता है उसके आईज का कलर एकदम से वो देखते हैं ब्राउन आ गया या ब्लू आ गया। ब्राउन तो आ जाता है, ब्लू तो रेयर ही मिलता है, ब्राउन आ गया तो कहते हैं अरे इसकी तो मम्मी पे भी नहीं गई हैं आंखें, पापा पे भी नहीं गई हैं, इसकी आईज तो ना अपनी दादी पे गई हैं। सुना है ना ऐसे, नॉर्मल हम बोलते हैं अरे इसने तो अपनी दादी की आंखों का कलर जो है ना, उसकी दादी का ब्राउन था तो दादी पे गई है, या दादू पे गई है, या नानी पे गई है, नाना पे गई है, या मामा पे गई है ना, मतलब मम्मी पापा का ट्रेट नहीं आया उसके अंदर। तो इसका मतलब क्या हुआ, देखो इसका मतलब ये हुआ कि माता पिता के अंदर भी वो ब्राउन आई वाला जीन तो था। ठीक है, क्योंकि अगर मान के चलो हम कहते हैं दादी का एग्जाम्पल है कि हम दादी की आईज का कलर ब्राउन था और उनका जो पोता आया, पोते की आईज का कलर भी ब्राउन आया, तो इसका मतलब दादी के अंदर जो जीन होंगे वो उनके बेटे में होंगे, मतलब कि उस बच्चे के पापा में भी वो ब्राउन आई कलर वाला जीन तो था, लेकिन वो रिसेसिव स्टेट में था, उसने अपने आप को एक्सप्रेस नहीं किया था। तो फादर के अंदर वो रिसेसिव कंडीशन में था, वो जीन कैसा था, जीन विच कैन नॉट एक्सप्रेस इटसेल्फ। उनकी मदर में से तो वो जीन अपने बेटे में गया था, लेकिन उनमें वो रिसेसिव स्टेट में ही रहा। लेकिन जब उनकी बेटे की जनरेशन आगे आई, मतलब जब उनका बेटा हुआ, तो उसकी आईज का कलर ब्राउन आ गया। इसका मतलब उसने अपनी दादी वाला जो जीन उसके फादर की बॉडी में जो रिसेसिव कंडीशन में था, वो उसकी बॉडी में जाके डोमिनेंट हो गया, और डोमिनेंट होने पर वो शो कर गया अपने आप को, तो रिसेसिव जीन डोमिनेंट बन गया और डोमिनेंट जीन रिसेसिव बन गया। ठीक है, ऐसे ही हो सकता है, ये तो मैंने ऐसे एग्जांपल दिया। ऐसे आप मान के चलो कई बार ऐसा होता है ना, हम कहते हैं कि किसी भी परिवार में कोई एकदम से अचानक से कोई ऐसी डिजीज आ जाती है जिसको हम कहते हैं कि ये डिजीज तो हमारे परिवार में भी किसी को नहीं हो, अचानक से इसको कैसे ये डिजीज हो गई, डॉक्टर के पास जाते हैं, डॉक्टर कहते हैं ये तो हेरिडिटी आपके परिवार में से आई है, आपके परिवार में थी ये, तो हम कहते हैं कि नहीं हमारे परिवार में ये जीन तो हमारे परिवार में तो थी नहीं। भाई हमारा परिवार आप कितना मान रहे हो, आप दादा दादी नाना नानी तक ही तो जानते हो,
आप उनके जो आपके फोर फादर्स रहे हो, उन आप अपने नानी की मम्मी को पता है, आपको आपकी दादी की जो परदादी है आपको पता है, चलो परदादी तक भी आप पहुंच जाओगे, उसके आगे नहीं पता हमको। तो इसका मतलब वो तो हमें नहीं पता ना, हमें अपनी हिस्ट्री नहीं पता, लेकिन जीन तो हमारी बॉडी के अंदर आ रहा था कब से। वो बीमारी कभी ना कभी हमारे खानदान में रही होगी, लेकिन वो हमेशा रिसेसिव स्टेट में रही। हो सकता है 10 जनरेशन पहले रही हो, हमें क्या पता 10 जनरेशन पहले क्या था हमारे परिवार में, हम तो पिछली जनरेशन या उससे ज्यादा पिछली जनरेशन, बस इसके अलावा तो हम नहीं जानते। तो वो जीन हमारी बॉडी में रिसेसिव में रहा था, लेकिन 10 जनरेशन के बाद वो एकदम से डोमिनेंट हो गया, और डोमिनेंट होते ही वो डिजीज हमको आ गई। तो कोई भी बीमारी आपके शरीर में अगर हेरिडिटरी है तो वो आ सकती है, और जीन रिसेसिव है तो वो डोमिनेंट हो सकता है। और ऐसा भी नहीं कि आ गई तो अब पूरी जिंदगी मतलब आपके तो रहेगी, लेकिन आपके आने वाले पूरे जो जनरेशन है उनमें रहेगी नहीं, वो रिसेसिव भी हो सकता है। डोमिनेंट है आपकी बॉडी में, हो सकता है आपकी जो जनरेशन है उसमें रिसेसिव हो जाए। तो ये जो है इस तरीके से हम देखते हैं कि आपका जो जीन है वो डोमिनेंट और रिसेसिव दो तरीके के होते हैं। जो एक्सप्रेस कर जाते हैं अपने ट्रेट को उसे डोमिनेंट कहते हैं, जो एक्सप्रेस नहीं कर पाते हैं उसको हम रिसेसिव कहते हैं। ये बात समझ में आ गई बिल्कुल। और एक बात याद रखना, अभी वैसे मैं क्रॉस कराऊंगी आपको, लेकिन डोमिनेंट जीन जो होता है उसको हम कैपिटल लेटर से डिनोट करते हैं, और रिसेसिव जीन जो होता है, जैसे आई के लिए हमारे पास जीन हम कहें, हमने ई मान के चला, ई से आई, तो हम इसको कैपिटल में लिखेंगे और इसी का अल्फाबेट हम इसमें स्मॉल में लिखेंगे। रिसेसिव को हम स्मॉल लेटर में डिनोट करते हैं और डोमिनेंट को हम कैपिटल लेटर में डिनोट करते हैं। तो ये आपको समझ में आया। अब दूसरी बात हम करते हैं, यहाँ पर एक और आपको जो टर्म समझनी है, तो दूसरी टर्म, चलिए तो दो हमारी और टर्म आ जाती है, फिनोटाइप एंड जीनोटाइप। फिनोटाइप क्या होता है, देखो फिनोटाइप है हमारा फिजिकल अपीयरेंस, जो फिजिकल अपीयरेंस होता है उसको हम फिनोटाइप कहते हैं। और जीनोटाइप हमारा जेनेटिक कंस्टिट्यूएंट, जेनेटिक कंस्टिट्यूएंट जो हमारा जेनेटिक कंस्टिट्यूएंट है वो हमारा जीनोटाइप कहलाता है। कैसे, जैसे अभी मैंने आपको ट्रेट बताए बहुत सारे, टॉल, ड्वार्फ, राउंड, रिंकल्ड, ये सब मैंने पी प्लांट के आपको ट्रेट बताए। तो अगर हम पी प्लांट का कोई ट्रेट ले लें, जैसे टॉल, तो टॉल जो है दिखने में कैसा है, टॉल है, तो टॉल क्या है, उसका फिनोटाइप है, मतलब फिजिकल अपीयरेंस। और इस टॉल को मैं टी से डिनोट करने लगूं तो ये क्या है, जीनोटाइप। मैंने दो बार टी क्यों लिखा, क्योंकि हमारे क्रोमोसोम पेयर्स में होते हैं, तो हमारे जीन्स भी पेयर्स में होंगे, ठीक है। देखो एक आती है फॉर्म, एक तो हमारा जीन आएगा और एक एलील आएगा, बहुत जगह पे आपको एलील लिखा हुआ भी मिलेगा। एलील और जीन में क्या डिफरेंस होता है, ये देखो। अब अगर मैं टी लिख रही हूं तो ये टॉल को डिनोट कर रहा है, ये इसका जीन है, कैपिटल टी टॉल को डिनोट कर रहा है। लेकिन मैंने कहा था ना आपको कि जो हमारा डोमिनेंट ट्रेट है उसको हम कैपिटल में लिखते हैं। तो अगर मैंने टॉल के लिए कैपिटल टी ले रही हूं, तो मैंने अगर टॉल के लिए कैपिटल टी लिया तो इसका रिसेसिव क्या था, ड्वार्फ, तो ड्वार्फ के लिए मुझे क्या लेना है, स्मॉल टी लेना है, ठीक है। अब ये कॉन्ट्रास्टिंग ट्रेट है, मतलब एक ही ट्रेट के दो कॉन्ट्रास्टिंग जीन, एक कैपिटल में एक स्मॉल में, दो जीन दो हैं ये, लेकिन अलग अलग शो कर रहे हैं। कैपिटल टी टॉल को शो कर रहा है और स्मॉल टी ड्वार्फ को शो कर रहा है। तो जब ये कॉन्ट्रास्टिंग जीन जो होते हैं हमारे इस तरीके से कॉन्ट्रास्टिंग ट्रेट को डिनोट करते हैं, तो इसको हम एलील कहते हैं। इज इट क्लियर, इसको हम एलील कहते हैं। तो जीन और एलील में डिफरेंस आपको पता होना चाहिए। तो फिनोटाइप आपको समझ में आया क्या होगा, जीनोटाइप समझ में आया, जीन समझ में आया, एलील समझ में आया, हेरिडिटी समझ में आया, वेरिएशन समझ में आया, आपको डोमिनेंट जीन समझ में आया, आपको रिसेसिव जीन समझ में आया। तो ये सारे टर्म्स आपको क्लियर होनी चाहिए। अब सबसे पहली चीज, हम जो मेंडल ने हमको फर्स्ट क्रॉस दिया था, मोनोहाइब्रिड क्रॉस। देखो बेटा, एक ये क्वेश्चन तो इसमें से 3 मार्क्स का आता ही आता है क्वेश्चन, ठीक है। इसको थोड़ा सा घुमा के दे देते हैं, वो मैं आपको बताती हूँ अभी कैसे पूछ लेते हैं। तो पहले हम इसको, पहले आप देखेंगे मेंडल का जो क्रॉस है, तो मेंडल ने जो पहला क्रॉस दिया उसको हम बोलते हैं मोनोहाइब्रिड क्रॉस। यहाँ पर थोड़ी सी और टर्म आपको बताऊं, देखो हाइब्रिड, एक टर्म आती है हाइब्रिड। हाइब्रिड का मतलब दो चीजों के कॉम्बिनेशन से बना हुआ, जैसे मैंने बोला कैपिटल टी स्मॉल टी, ये हाइब्रिड है हमारा, क्योंकि एक टॉल के लिए एक ड्वार्फ के लिए, तो ये हाइब्रिड हो गया। एक कंडीशन होती है होमोजाइगस कंडीशन। होमोजाइगस, होमो का मतलब सेम, जब होमोजाइगस कंडीशन बोलूंगी मैं, तो चाहे मैं ये लिखूं चाहे मैं ये लिखूं, दोनों ही होमोजाइगस हैं। ये होमोजाइगस टॉल है, ये होमोजाइगस आपका ड्वार्फ है।
ये होमोजाइगस डोमिनेंट को शो कर रहा है, ये होमोजाइगस रिसेसिव को शो कर रहा है। फिर हमने लिखा हेट्रोजाइगस। हेट्रोजाइगस का क्या मतलब हुआ? हेट्रो का मतलब होता है डिफरेंट, हेट्रोजाइगस का मतलब ये हेट्रोजाइगस कंडीशन है, ठीक है। तो ये हमारी हेट्रोजाइगस कंडीशन हो गई। ये हमारी होमोजाइगस रिसेसिव हो गई क्योंकि ड्वार्फ रिसेसिव था। ये हमारी होमोजाइगस डोमिनेंट हो गई। देखो ये सब बातें आपको जब भी समझ में आएंगी जब आपको पहले वो टेबल बिल्कुल लर्न होगा कि हाँ टॉल की बात कर रही है मैम तो टॉल डोमिनेंट है, ड्वार्फ रिसेसिव है। सीड शेप की बात कर रहे हैं तो सीड शेप में राउंड डोमिनेंट है, रिंकल रिसेसिव है। सीड कलर की बात कर रहे हैं तो येलो डोमिनेंट है, ग्रीन रिसेसिव है। ये बिल्कुल आपको अच्छे से लर्न होना चाहिए। अभी हम सिंपल एक मैं आपको मोनोहाइब्रिड क्रॉस प्लांट हाइट को लेकर बना के दिखा रही हूँ और आप सेम ही बनाएंगे, फिर दूसरा ट्रेट ले लेंगे। जैसे मैंने ट्रेट क्या ले लिया, मैंने ट्रेट ले लिया प्लांट हाइट का ट्रेट ले लिया। और प्लांट हाइट में हमें पता है कि हम क्रॉस कराएंगे तो क्रॉस हमको किसके बीच में कराना है? डोमिनेंट ट्रेट के बीच में क्रॉस कराना है। और डोमिनेंट का किसके साथ क्रॉस कराएंगे? हम रिसेसिव के साथ क्रॉस कराएंगे। डोमिनेंट और रिसेसिव के बीच में क्रॉस कराएंगे तो हम फिनोटाइप लिखेंगे। तो फिनोटाइप में हमको पता है कि हमारा डोमिनेंट क्या है? टॉल है डोमिनेंट, और रिसेसिव क्या है? ड्वार्फ है रिसेसिव। इन दोनों के बीच में हम क्रॉस करा रहे हैं तो फिर हम इनके गैमीट्स बनाएंगे। गैमीट्स हमने बनाए तो गैमीट्स क्या बने हमारे पास? टॉल के लिए हमने कैपिटल टी ले लिया, ठीक है। सॉरी पहले हम जीनोटाइप लिखेंगे इसका। जीनोटाइप हमने लिखा तो टॉल के लिए मैंने कैपिटल टी ले लिया और ड्वार्फ के लिए मैंने स्मॉल टी ले लिया। फिर हम गैमीट्स बनाएंगे। गैमीट्स बनाते टाइम हम इनको सेपरेट कर देते हैं। ये लॉ है मेंडल का, लॉ ऑफ सेग्रीगेशन। अभी हम लॉ बताऊंगी मैं आपको। अब हम इसको सेग्रीगेट करने के लिए हम इसको क्या दिखा देते हैं? हम इसको सर्कल में दिखा देते हैं कि हमने इनको सेग्रीगेट कर दिया। ये हमारे सेग्रीगेट हो गए। अब हम F1 जनरेशन निकालेंगे। F1 जनरेशन मतलब फीलियल जनरेशन, पहली जनरेशन। तो हम क्या करते हैं? एक ऐसे बॉक्स बना देते हैं और उस बॉक्स में इस तरीके से उसको 4 पार्ट में डिवाइड कर देते हैं। ये मान के चला मेल है हमारा, ये मान के चला फीमेल है। तो हमने कैपिटल टी एक यहाँ लिख दिया, एक कैपिटल टी यहाँ लिख दिया, एक स्मॉल टी यहाँ लिख दिया, एक स्मॉल टी यहाँ लिख दिया। अब इसको इसके साथ क्रॉस कराते हैं तो कैपिटल टी स्मॉल टी को क्रॉस कराया तो ये आया, इसको इसके साथ कराया तो ये आया, इसको इसके साथ कराया तो ये आया, इसको इसके साथ कराया तो ये आया। अब हमने देखा कि चारों में एक ही जैसे आपके पास जीन आ गए। अगर आपका एक भी कैपिटल टी प्रेजेंट होता है तो वो अपने आप को शो करता है। इसका मतलब आपका जो कैपिटल टी है वो टॉल के लिए है। तो F1 जनरेशन में हमारे पास सारे प्लांट्स कैसे आए? ऑल प्लांट्स वर टॉल। सारे प्लांट्स हमारे पास कैसे आए? टॉल आ गए, ठीक है। अब हम क्या करेंगे? अब हम F2 जनरेशन निकालेंगे। F2 जनरेशन निकालने के लिए हमको क्या करना है? हमको इसकी सेल्फ क्रॉसिंग करानी है, ठीक है। एक सेकेंड, हमें क्या करना है? हमको इसकी सेल्फ क्रॉसिंग करानी है। तो सेल्फ क्रॉसिंग कराएंगे हम। सेल्फ क्रॉसिंग किसकी कराएंगे? सेल्फ क्रॉसिंग ऑफ F1 हाइब्रिड। F1 हाइब्रिड की हम सेल्फ क्रॉसिंग कराएंगे। F1 हाइब्रिड कौन से हैं? ये हमारे पास F1 हाइब्रिड है, ये हमारे पास F1 हाइब्रिड आए थे, ये हमारे पास F1 हाइब्रिड आए थे। यहाँ पर इसकी हम सेल्फ क्रॉसिंग करा रहे हैं। तो देखो सेल्फ क्रॉसिंग कराई हमने तो क्या हुआ? हम फिर से गैमीट्स बना लेते हैं। फिर से हमने गैमीट्स बनाया तो कैपिटल टी और इसका स्मॉल टी आ गया, इसका क्या आ गया? कैपिटल टी और स्मॉल टी आ गया। हम F2 जनरेशन निकाल रहे हैं, हमने F2 जनरेशन निकालनी है। हम फिर 4 बॉक्स बना लेते हैं। हमने बॉक्स बनाया, कैपिटल टी को यहाँ लिखा, स्मॉल टी को यहाँ लिखा, फिर इस वाले कैपिटल टी को यहाँ लिखा, स्मॉल टी को यहाँ लिखा। कैपिटल टी दोनों एक में आ गए। इसको इससे कराया तो कैपिटल टी स्मॉल टी आया, इसको इससे कराया तो कैपिटल टी स्मॉल टी आया, इसको इससे कराया तो स्मॉल टी आया। अब देखो इसमें भी कैपिटल टी है, इसमें भी कैपिटल टी है, इसमें भी कैपिटल टी है। इसका मतलब 3 तो हमारे पास कैसे हो गए? टॉल हो गए। और एक कैसा हो गया? ड्वार्फ हो गया। तो हमारे पास टॉल और ड्वार्फ का रेशियो क्या आया? 3:1। 3 दिखने में कैसे है? टॉल। एक कैसा है दिखने में? ड्वार्फ। तो हम इसको क्या लिखेंगे? फिनोटिपिक रेशियो। फिनोटिपिक रेशियो क्या आया हमारे पास? फिनोटिपिक रेशियो आया टॉल एंड ड्वार्फ। और अगर आपसे कोई जीनोटिपिक रेशियो पूछने लगे, जीनोटिपिक रेशियो बताओ, तो जीनोटिपिक रेशियो कैसे बताओगे? देखो एक जीन ये रहा, एक ये रहा, और ये दोनों एक जैसे हैं। दोबारा देखो, ये कैपिटल टी एक अकेला है, स्मॉल टी एक अकेला है, ये दोनों एक जैसे हैं। तो हम क्या लिखेंगे? पहले मैंने इसको लिखा 1, फिर इन दोनों को लिखा तो 2,
फिर इसको लिखा तो 1, तो 1:2:1। ये क्या है मेरा, ये मेरा है आपका जीनोटिपिक रेशियो। तो ये बेटा जी पूरा मोनोहाइब्रिड क्रॉस है और बहुत इंपॉर्टेंट क्रॉस है। अब देखो इसमें आपको कंफ्यूज करने के लिए वो क्या क्या क्वेश्चंस को घुमाते हैं। देखो एक आपको ऐसा क्रॉस दे देंगे, ठीक है, जरूरी नहीं है आपको प्लांट हाइट दें, आपको कुछ और दे देंगे। आपको मेंडल के सातों ट्रेट में से कुछ दे देंगे, हो सकता है आपको मेंडल के सातों ट्रेट में से कुछ भी ना दे, आपको बिल्कुल डिफरेंट और कुछ दे दें, कुछ भी दे दें। आपको दे दें एक डॉग का जो है ब्लैक कलर है और एक डॉग जो है वो व्हाइट कलर है, लेकिन आपको बताएंगे उसमें कि कौन सा डोमिनेंट है और कौन सा रिसेसिव है, आपको इसमें बताएंगे। तो आपसे क्या करने, आपसे क्या बोलेंगे कि भाई इसमें 3 आपको ऐसे दे देंगे कि इसमें ये बताना है आपको। लास्ट में पूरा क्वेश्चन ऐसे दे देंगे कोई और एग्जाम्पल देके, और लास्ट में आपको ना थोड़ा कंफ्यूज करने के लिए आप बच्चे क्या करते हैं, सीधा क्वेश्चन के एंड में नहीं देखते, सीधा 3:1 लिख देते हैं। जबकि उसने क्या पूछा होता है, आपसे क्वेश्चन पूछा होता है तो आपसे सिर्फ 2 ही रेशियो मांग लेता है। कई बारी आपसे बोल देगा होमोजाइगस डोमिनेंट और होमोजाइगस रिसेसिव का रेशियो दो, तो होमोजाइगस डोमिनेंट ये है, होमोजाइगस रिसेसिव ये है, तो उसका मतलब वो सिर्फ 1:1 पूछ रहा है। या कई बार आपसे पूछ लेता है कैपिटल टी और कैपिटल टी स्मॉल टी का रेशियो, तो कैपिटल टी एक बार है, कैपिटल टी स्मॉल टी 2 बार है, तो मतलब 1:2 हो गया। तो वो लास्ट का जो आपको देता है ना, वो कंफ्यूज करने के लिए आपको दे देते हैं क्वेश्चन, और बच्चे उसमें सिर्फ ये सीधा पढ़ते भी नहीं है, सीधा ये लिखे आते हैं, तो ध्यान रखें। दूसरी बात आपसे ऐसे दे सकते हैं कि कितने % प्लांट इसमें जो है आपके टॉल होंगे, कितने % प्लांट आपके टॉल होंगे। तो देखो ये 25% के बॉक्स मान के चलोगे आप, तो अगर ये भी टॉल है, ये भी टॉल है, ये भी टॉल है, सिर्फ एक यही तो ड्वार्फ है, तो 75% आपका टॉल होगा और 25% आपका ड्वार्फ होगा। या अगर आपसे पूछ लें कितने % ड्वार्फ होंगे, तो आप बताओगे कि 25% ड्वार्फ होंगे। आपसे पूछ ले कितने % हाइब्रिड होंगे, तो 50% हाइब्रिड होंगे, क्योंकि ये दोनों हाइब्रिड हैं, तो 50% हाइब्रिड होंगे। ठीक है, ऐसा आपको ये क्वेश्चंस घुमा देते हैं, बाकी बिल्कुल ऐसे ही आना है। बस ट्रेट आपको कोई और दे सकते हैं, तो ट्रेट आपको कोई भी दे दे, आपको उससे क्या दिक्कत है, ट्रेट आपको कुछ भी बनाना तो ऐसे ही है। ठीक है, तो आप क्या करेंगे, अब आपका होमवर्क क्या है, आप ये करेंगे कि आप इसी जैसे मैंने बनाया सेम ऐसे ही क्रॉस को बना के देखेंगे इसको, और ट्रेट कोई और ले लीजिए, और उसके बाद मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में इसके आगे का कराऊंगी। जितना अभी कराया है इतना आपको बिल्कुल आ जाना चाहिए। ठीक है, तो आप इसमें डिफरेंट टाइप्स के ट्रेट लेकर और इसको बना के देखिए। मैं जब ये इसको करवा दूंगी, अभी डायहाइब्रिड क्रॉस भी होगी हमारी, फिर मैं आपको उसके ऊपर बेस्ड क्वेश्चंस भी कराऊंगी। ठीक है, तो दिस इज ऑल अबाउट दिस इज इनफ फॉर टुडे, एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो। और ऐसे ही आप मोटिवेट करते रहिए, नेक्स्ट टाइम नेक्स्ट टॉपिक के साथ फिर से बनाएंगे। चलिए, थैंक यू सो मच।